आज हम पढ़ेंगे केंजियन थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये चैप्टर बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके लिए, तथा एमए प्रीवियस इकोनॉमिक्स का पेपर सेकंड जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है, दोनों क्लासों के लिए उपयुक्त है। सबसे पहले तो केंजियन थ्योरी की क्या एजम्पशंस है, क्या मान्यताएं हैं। केन्स के सिद्धांत की शुरुआत होती है क्लासिकल सिद्धांत की आलोचनाओं से। क्लासिकल सिद्धांत का जो मुख्य नियम था जीन विटिट से का बाजार नियम, उसके तहत यह था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी पूर्ति स्वयं मांग का निर्माण करती है। केन्स ने उस बात का पुरजोर खंडन किया और ये बताया कि मांग जो है वो पूर्ति उत्पन्न करती है, यानी उपभोक्ता जिन वस्तुओं की मांग करेंगे उत्पादकों के द्वारा उन्हीं वस्तुओं की पूर्ति की जाएगी, न कि पूर्ति की हुई वस्तुओं की उपभोक्ता मांग करते हैं। दूसरी मुख्य मान्यता यह है कि इसमें कीमत स्तर स्थिर रहता है। इसका मतलब यह है कि जो वास्तविक चर है वो जो है वो रियल टर्म्स में बदलते हैं। वास्तविक चरों में परिवर्तन होता है, मतलब सभी इसमें वास्तविक चरों का ही समावेश किया गया है और वो रियल टर्म्स में ही बदलते हैं, क्योंकि प्राइस लेवल जो है वो फिक्स्ड रहता है। अर्थव्यवस्था के अंदर अतिरिक्त उत्पादन क्षमता मौजूद है। ऐसा नहीं है कि जितना उत्पादन किया जा रहा है उतना ही क्षमता है, उससे ज़्यादा की क्षमता है। बंद अर्थव्यवस्था है जहाँ पर कोई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर सारे जो प्रॉफिट्स हैं वो स्टेक होल्डर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। फर्म को किसी भी प्रकार के कर का भुगतान नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे सारा कर भुगतान जो है वो हाउस होल्ड्स के द्वारा किया जाता है। केन्स के सिद्धांत के अनुसार रोजगार प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। प्रभावपूर्ण मांग उत्पादन पर, और उत्पादन आय को उत्पन्न करता है और आय से रोजगार उत्पन्न होता है। अर्थात केन्स का यह मानना है कि प्रभावपूर्ण मांग ईडी, आउटपुट क्यू, इनकम वाई तथा एम्प्लॉयमेंट एन चारों एक दूसरे के बराबर होते हैं तथा रोजगार आय का फलन होता है। यानी उनका यह मानना था कि अगर हम आय के स्तर को बढ़ाएंगे तो स्वतः ही रोजगार का स्तर बढ़ जाता है। प्रभावपूर्ण मांग दो घटकों के द्वारा निर्धारित होती है, एक समग्र पूर्ति फलन और दूसरा समग्र मांग फलन। समग्र पूर्ति फलन जो है वो तकनीकी और भौतिक शर्तों से प्रभावित होता है, जो कि अल्पकाल में अपरिवर्तित रहती है। इसलिए केन्स का यह मानना था कि एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन स्थिर रहता है, औसत पूर्ति फलन स्थिर रहता है। क्योंकि अल्पकाल में भौतिक और तकनीकी शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए उन्होंने पूरा ध्यान समग्र मांग फलन पर दिया। उनका यह मानना था कि समग्र मांग में वृद्धि या कमी करके ही हम वृद्धि एवं बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस प्रकार से रोजगार पूरा समग्र मांग फलन पर निर्भर करने लगता है, और समग्र मांग में जो वृद्धि या समग्र मांग का जो निर्धारण होता है वो होता है उपभोक्ता वस्तुओं की मांग और विनियोग की मांग के द्वारा, यानी C प्लस आई के द्वारा। G ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूड होता है। Y इजिकल टू C प्लस आई प्लस G होता है। तो G ऑलरेडी क्या होता है, या तो उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाएं जो कि सरकार के द्वारा खरीदी या बेची जाती हैं। तो कुल मिलाकर के कंजप्शन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड जो होती है वो एग्रीगेट डिमांड को निर्धारित करती है। केन्स के अनुसार रोजगार में वृद्धि करने के लिए अगर हम उपभोक्ता वस्तुओं की मांग को बढ़ाएं या विनियोग वस्तुओं की मांग को बढ़ाएं तो
रोजगार बढ़ सकता है। अब कंजप्शन जो है वो आय पर निर्भर करता है। जब आय में वृद्धि होती है तो कंजप्शन में भी वृद्धि होती है, लेकिन उतनी नहीं होती है जितनी कि आय में वृद्धि हुई है। अर्थात अगर आय में 100 रुपये के बराबर वृद्धि होती है तो कंजप्शन में 80 रुपये 90 रुपये यानी लेस देन 100 के बराबर वृद्धि होती है। इससे ये भी बात निकल करके आती है कि जब आय में वृद्धि होती है तो सेविंग में भी वृद्धि होगी, बचत में भी वृद्धि होगी, क्योंकि कंजप्शन और आय का जो अंतर होता है वो क्या होगा, सेविंग होगी। उपभोग को बढ़ाया जा सकता है अगर हम उपभोक्ता प्रवृत्ति को बढ़ाएं। उपभोक्ता प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए आय में वृद्धि या रोजगार में वृद्धि करनी पड़ती है। यानी आय एवं रोजगार में वृद्धि होगी तो कंजप्शन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है यानी उपभोग की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ सकती है। लेकिन उपभोक्ता प्रवृत्ति या उपभोग प्रवृत्ति जो है वो एक साइकोलॉजिकल घटक है, यानी लोगों की मनस्थिति से जुड़ा हुआ है। कई बार आय ज़्यादा होने पर भी व्यक्ति ज़्यादा खर्च नहीं करता है, कई बार खर्चीला व्यक्ति होता है, कम आय होते हुए भी ज़्यादा खर्च कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है डायरेक्टली कि इनकम में वृद्धि हुई है तो खर्च में वृद्धि होगी ही होगी, क्योंकि ये उसकी मनस्थिति से जुड़ा हुआ घटक है। अर्थात उसकी रुचि, उसकी आदतें, उसकी इच्छाएं और उसका सामाजिक स्ट्रक्चर जो होता है ये भी निर्धारित करता है कि वह आय में वृद्धि होने पर कंजप्शन में किस प्रकार से वृद्धि करेगा। ये सभी घटक जो इच्छा है, आदतें हैं, सामाजिक स्ट्रक्चर है, अल्पकाल में स्थिर रहते हैं। इसलिए ये माना जाता है कि उपभोग प्रवृत्ति भी अल्पकाल में स्थिर रहती है। इसलिए रोजगार की मात्रा विनियोग की मात्रा पर निर्भर करती है और विनियोग का आकार बढ़ेगा तो रोजगार का आकार बढ़ने के ज़्यादा संभावनाएं होती है। विनियोग ब्याज की दर और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यानी पूंजी की सीमांत दक्षता पर निर्भर करता है। इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हो सकती है ब्याज दर में कमी होने पर। जैसे जैसे ब्याज दर में कमी होती है वैसे वैसे विनियोग की मात्रा में वृद्धि हो सकती है, या जो MEC है उसको बढ़ाने पर, यानी पूंजी की सीमांत दक्षता अगर बढ़ती है तो भी विनियोग बढ़ सकता है। पूंजी की सीमांत दक्षता जो है वो पूंजी की पूर्ति कीमत होती है। पूंजी की पूर्ति कीमत और उस पूंजी की इकाई से प्राप्त होने वाले रिटर्न्स पर निर्भर करती है। पूंजी की एक इकाई को विनियोग करने से जो प्राप्तियां होगी उस पर तथा पूंजी की एक इकाई की पूर्ति कीमत पर निर्भर करता है। इसको MEC को बढ़ाया जा सकता है। कैसे? सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल असेट्स फॉल। अगर पूंजी की कीमत जो है वो घटती है या उस पूंजी की इकाई को लगाने से जो प्रतिफल प्राप्त होता है वो बढ़ता है। पूंजी की कीमत घटने का मतलब अगर साधारणतः ब्याज की दर तो नहीं होता है, लेकिन पूंजी की एक इकाई को उपयोग में लेने से कितनी लागत आती है, वो अगर लागत घटती है तो पूर्ति कीमत घटेगी और पूर्ति कीमत घटेगी तो विनियोग बढ़ेगा। और दूसरा, पूंजी की एक इकाई को लगाने से कितना प्रतिफल प्राप्त होता है आपको, वो तो अगर प्रतिफल बढ़ेगा तो भी विनियोग ज़्यादा होगा और पूंजी की एक इकाई को काम में लेने की लागत कम होगी तो भी विनियोग जो है वो बढ़ सकता है। सिंस द सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल असेट इज स्टेबल, इसलिए जो पूर्ति कीमत होगी वो अल्पकाल के अंदर स्थिर रहेगी, लेकिन इसको घटाना बहुत ही मुश्किल काम है, ये घटती नहीं है कभी भी। और पूंजी की सीमांत दक्षता का दूसरा घटक जो है वो है पूंजी की एक इकाई को काम में लेने से प्राप्त होने वाले प्रतिफल। वो निर्भर करता है व्यवसायियों के एक्सपेक्टेशंस पर, यानी व्यवसायी किस प्रकार की प्रत्याशा लगा करके बैठते हैं कि इस उद्योग में पैसा लगाने से मुझे इस प्रकार का प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। अगर वो एक्सपेक्टेशंस अच्छे हैं, ज़्यादा हैं, तो आसानी से इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और अगर उस उद्योग या उस वस्तु विशेष में विनियोग करने के लिए एक्सपेक्टेशंस कमज़ोर हैं, लोग ये मानते हैं कि इसमें फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो जो है वो MEC जो होगी वो कम हो जाएगी। यह एक फिर मनोवैज्ञानिक घटक हो गया। अर्थात MEC को बढ़ाना और
एमईसी में वृद्धि करने के कारण विनियोग में वृद्धि करने से विनियोग में वृद्धि नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये फिर से एक मनोवैज्ञानिक घटक के रूप में जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही कम स्कोप है कि पूंजी की सीमांत दक्षता को बढ़ाने से विनियोग में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि पूंजी की सीमांत दक्षता दो घटकों पर निर्भर करती है। एक पूंजी की पूर्ति कीमत पर और दूसरा पूंजी की इकाइयों से मिलने वाला प्रतिफल। और पूंजी की इकाइयों से मिलने वाला प्रतिफल जो है वो प्रत्याशाओं पर निर्भर करता है, एक्सपेक्टेशंस पर निर्भर करता है। एक्सपेक्टेशंस अच्छे हैं तो एमईसी बढ़ सकती है और एक्सपेक्टेशंस कम हैं तो एमईसी घट सकती है। इसलिए ऐसा नहीं माना जा सकता है कि केवल एमईसी में कमी या एमईसी में कमी या वृद्धि करने से विनियोग को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अब विनियोग का दूसरा घटक जो है वो है ब्याज की दर। ब्याज की दर विनियोग में वृद्धि करके रोजगार को बढ़ाया जा सकता है और ब्याज की दर को कम करके विनियोग को बढ़ाया जा सकता है और रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है वो मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति की शक्तियों के द्वारा मुद्रा बाजार में निर्धारित होती है। अर्थात तरलता पसंदगी की जो अनुसूची होती है उसके आधार पर यह निर्भर करता है। ब्याज की दर ज़्यादा है तो तरलता पसंदगी जो होगी वो कम होगी और ब्याज की दर कम है तो तरलता पसंदगी ज़्यादा होगी। यानी ब्याज की दर कम होने पर लोग पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय अपने पास रखना ज़्यादा उचित समझता है। पीपल होल्ड मनी इन कैश फॉर 3 मोटिव्स। लोग नगद को अपने पास रखते हैं, उसके 3 उद्देश्य हैं। एक ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा प्रिकॉशनरी और तीसरा स्पेकुलेटिव। ट्रांजैक्शंस का मतलब है लेन देन उद्देश्य के लिए, सतर्कता उद्देश्य के लिए और सट्टा उद्देश्य के लिए लोग मुद्रा की मांग करते हैं। जो लेन देन उद्देश्य के लिए और सतर्कता उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग की जाती है वो आय से निर्भर करती है, यानी आय का स्तर अधिक है तो इन दोनों उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग अधिक होगी। इसलिए M1 इज द फंक्शन ऑफ LY। Y यहाँ पर आय का स्तर है। दूसरी तरफ सट्टा उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग होती है वो ब्याज की दर पर निर्भर करती है, यानी ब्याज की दर ज़्यादा है तो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कम होगी और ब्याज की दर कम है तो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग अधिक होगी। ये हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ किन्स से भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अर्थात LP डिपेंड्स ऑन द साइकोलॉजिकल एटीट्यूड टू लिक्विडिटी ऑन द पार्ट ऑफ स्पेकुलेटर्स, यानी जो सट्टा करने वाले लोग हैं उनके द्वारा उनका जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है उसके ऊपर यह निर्भर करता है कि भविष्य में ब्याज की दरें बढ़ने वाली है या ब्याज की दरें घटने वाली है। It is not possible to lower the liquidity preference in order to bring down the rate of interest. The other determinant of interest rate is supply of money. ब्याज की दर को कम करने का दूसरा जो उपाय है वो मुद्रा की पूर्ति है, लेकिन मुद्रा की पूर्ति जो होती है वो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ के द्वारा निर्धारित की जाती है, इसलिए वो भी अल्पकाल के अंदर स्थिर रहती है। इस जो पूरा मॉडल है उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो होगा वो इस प्रकार से होगा कि जो पैनल ए है वो आपको दर्शाता है सौदा उद्देश्य के लिए और सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, जो कि आय में वृद्धि के साथ बढ़ता जाता है। ये जो लाइन है वो आय अगर Y1 है तो इस प्रकार से सौदा एवं सतर्कता उद्देश्य के लिए आय मांग होगी, और अगर Y2 है तो इस प्रकार से सौदा एवं सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग की जाएगी। पैनल बी में सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग को दर्शाया गया है, स्पेकुलेटिव डिमांड को दर्शाया गया है, जो कि इंटरेस्ट से इन्वर्सली रिलेटेड होती है, यानी ब्याज की दर ज़्यादा है तो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग M2 होगी, और ब्याज की दर को कम किया जाता है R1 किया जाता है तो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग बढ़ करके M1 हो जाता है। पैनल सी में मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पूंजी की सीमांत दक्षता को दर्शाया गया है, जो कि एक तरफ ब्याज की दर से निर्भर करती है और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट से। यानी अगर ब्याज की दर R2 है तो MEC जो होगी वो क्या होगी I1 होगा, यानी उस स्थिति में इन्वेस्टमेंट क्या होगा I1 होगा,
और अगर ब्याज की दर को कम कर दिया जाता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, यानी I2 हो जाएगा। और ये जो पैनल डी है वो इन्वेस्टमेंट और सेविंग की इक्वालिटी को दर्शाता है, यानी अगर आय का स्तर I1 पर है और Y1 आय का स्तर है तो ये S1 होगा और यहाँ पर I बराबर S होगा, यानी E1 संतुलन का बिंदु होगा। दूसरी तरफ अगर आय बढ़ करके Y2 हो जाती है, आय बढ़ करके Y2 हो जाती है, तो इसके अनुरूप जो सौदा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग होगी वो भी बढ़ करके M2 हो जाएगी और ब्याज की दर बढ़ करके, ब्याज की दर अगर ये रहती है तो आपके ये संतुलन का स्तर है, और अगर ये आय का स्तर Y2 होता है तो संतुलन का स्तर जो होगा वो E2 हो जाएगा। इस प्रकार से आज हमने किन्स के मॉडल का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है उसमें इन सारी मान्यताओं को काम में लिया गया है।